ओके, तो इस पार्ट में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इट इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, जिसमें एक पार्टी के पास तो क्या आता है, फाइनेंशियल असेट आती है, और दूसरी पार्टी के पास क्या आता है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या है, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। कब बोलेंगे फाइनेंशियल असेट है, कब बोलेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी और कब बोलेंगे इक्विटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल असेट की। तो फाइनेंशियल असेट के लिए क्या बोला गया है, एक कोई ऐसी असेट जो या तो क्या है, कैश है, मतलब कैश बैंक वो सब आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो आपको राइट दे रही है टू हैव एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है शेयर्स वगैरह में, तो वो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक फाइनेंशियल असेट हो गया। तो वो, या फिर आपको राइट दे रहा है टू रिसीव कैश, कि भाई आप क्या कर सकते हो, किसी से कैश रिसीव कर सकते हो इस पर्टिकुलर असेट के बदले में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डेटर्स है आपके पास, आपने क्या करके रखे हैं, आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, तो ये क्या आपको राइट दे दिया कि आप किसी के क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। या फिर वो आपको राइट दे रहा है कि आप कोई दूसरा फाइनेंशियल असेट ले सकते हो या इक्विटी ले सकते हो किसी दूसरी कंपनी की। जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया कि भाई आप, जैसे डिबेंचर वाला एग्जांपल है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इक्विटी मिल रही है ना दूसरी कंपनी की, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। एंड देन फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, तो इट इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आपने कैसा कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है जिसमें आपकी कंडीशन कैसे है, फेवरेबल है। मतलब फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने लेट्स से 2000 रुपये पे बेट लगाया, वो कीमत हो गई 2100 रुपये मार्केट में, तो हमें 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे फाइनेंशियल असेट। इधर 5-6 कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करके रखा है, आपके पास फिजिकल इन्वेंट्री है, तो क्या आप, या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो क्या आप उसको असेट बोलोगे क्या, फाइनेंशियल असेट? तो नहीं, उसमें हमें कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, हम उसको यूज़ करेंगे, हम उसको बेचेंगे, पर डायरेक्ट हमें उससे पैसा नहीं मिल रहा, तो वो नहीं होगा, तो हमें कोई राइट टू रिसीव नहीं है इसलिए। देन उसके बाद गोल्ड है, तो गोल्ड क्या फाइनेंशियल असेट होगा क्या, तो नहीं, गोल्ड भी फाइनेंशियल असेट नहीं होगा, सेम। लेकिन अगर हमारे पास गोल्ड के बॉन्ड है तो वो होंगे क्या, हाँ, तो वो हो जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंस है, तो क्या फाइनेंशियल असेट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम काम ले सकते हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए पेमेंट किया है वो चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पर उसके बदले में हमें पैसा नहीं मिलने वाला। देन उसके बाद आपने क्या करके रखा है, आपने लेट्स से आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिलेगा, तो क्या वो फाइनेंशियल असेट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, बल्कि ये स्टैट्यूटरी राइट है, तो उसके केस में भी हम इसको फाइनेंशियल असेट नहीं मानते, तो ये भी बाहर हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करने जाएँ कि भाई आपने क्या करके रखा है, ये हमारा पूरा हो गया फाइनेंशियल असेट। देन फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या बोला है, वहाँ पे वर्ड क्या था कि आपके पास क्या था, असेट के टाइम पे आपके पास राइट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि आपके पास ऑब्लिगेशन है टू, वहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे देंगे, तो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, या फिर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अदर फाइनेंशियल असेट, आपको पैसा देना है या फिर आपको कुछ दूसरा फाइनेंशियल असेट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल को हम पैसा ना देने की जगह, उसकी जगह पे हम उसको किसी दूसरे चीज़ से एडजस्ट करने वाले हैं, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या बोला हुआ है, यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन थी, यहाँ पे आपकी कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, मतलब आपने डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, पर वो डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए पॉजिटिव में नहीं चला, आपको 100 रुपये देने को आ रहे हैं, वहाँ पे 100 रुपये लेने को आ रहे थे, तो वो कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट और क्या है कि भाई आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है जहाँ पे आपको वेरिएबल नंबर्स ऑफ शेयर्स देने पड़ेंगे, तो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उसके लिए भी उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी। वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर समझने के लिए हमें F2F टेस्ट होता है, दैट इज़ फिक्स टू फिक्स टेस्ट, वो हमें समझना चाहिए। अब वहाँ पे क्या बोला हुआ है, वहाँ पे बोला गया है कि मान के चलो आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर है, लेट्स से 1000 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। हमने क्या बोला, हम इनको बाद में इनको कन्वर्ट कर देंगे, और किस में कर देंगे, इक्विटी में कर देंगे, और हमने ये भी बोल दिया कि हम कितने में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज़ आपके स्टार्टिंग में जो लायबिलिटी है वो भी फिक्स है, उसको कन्वर्ट करेंगे जब इक्विटी में, जिसमें उसको जिस भी चीज़ में उसको रिडम्पशन होने वाला है वो भी फिक्स है। तो दोनों चीज़ें अगर फिक्स होंगी ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि भाई इस लायबिलिटी के बदले में इतनी इक्विटी जाएगी, तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए इक्विटी पोर्शन हो गया, उसको फिर हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। पर अगर मान के चलो आपको क्या है, आपके पास एक लायबिलिटी है, ठीक है, उसके बदले में आपको कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, या किस लायबिलिटी के लिए, कितनी लायबिलिटी के लिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, वो आपको नहीं पता, तो फिर उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बोलते हैं ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया कि भाई ये फिक्स टू फिक्स टैक्स मीट नहीं कर रहा है, इसके लिए हमारे लिए क्या हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। या तो आपको नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो आपको इशू करना है वो नहीं पता होगा, या फिर कंसिडरेशन है कितना, वो कितना मिलेगा वो नहीं पता होगा, तो उसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल लायबिलिटी।
ठीक है, दोनों चीज़ें फिक्स हैं तो F to F टेस्ट मीट कर रहा है, और फिक्स नहीं है तो मीट नहीं कर रहा। कितना पैसा लिया है वो, और उसके बदले में कितना पैसा देना है वो। डन। तो ये हो गया। यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे लोन हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स हो गए। तो रिडीमेबल है तो कंपलसरी पैसा जाएगा ही जाएगा, तो वो आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल गारंटी आपने देख के रखी है, तो कुछ ना कोई अगर इवेंट होगा तो उसके बदले में आपको पैसा देने के लिए आएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा ना, बदले में पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए होगा। एडवांस में इनकम मिल गई तो क्या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है आपको, बल्कि बदले में कल को काम करना पड़ेगा, आपको कोई पैसा नहीं देने जाना है, तो इसके लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कन्वर्टेबल डिबेंचर है और वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा? क्या नहीं, वो आपके लिए इक्विटी ही होगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर भले ही आज आपने पैसा ले लिया, पर कल को तो क्या देना है? इक्विटी देनी है, तो वो आपके लिए किसमें क्लासिफिकेशन हो जाएगा? तो वो इक्विटी में क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो ये दो हो गए। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने किससे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे क्या बोला कि भाई एक के लिए फाइनेंशियल असेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। तो फाइनेंशियल असेट क्या होता है उसमें हमने पढ़े 4 पॉइंट, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है उसकी हमने देखे 3 पॉइंट, फिर उसके बाद इक्विटी क्या होता है। तो इक्विटी सिंपल सा बोला हुआ है कि भाई जिसमें मतलब जो आपको राइट दे रहा है फॉर द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन दी असेट ऑफ द एंटिटी, कि भाई सारी लाइबिलिटीज़ वगैरह को पे करने के बाद आपके पास जो बाकी की असेट बच जाएगी उसके ऊपर अगर आपको हक मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए हो गया इक्विटी। सिंपल से समझेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे लिए क्या हो जाता है? वो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे और क्या आ जाएगा? तो ऐसी चीज़ें जो फिक्स टैक्स मीट कर रही थी वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, कि आपको पता है ना कि भाई इस लाइबिलिटी के बदले में इतना इक्विटी देना है, तो अब पता चल गया कि कितना इक्विटी देना है, तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा? वो भी आपके लिए माना जाएगा इक्विटी का ही पोर्शन। डन। इसके बाद यहाँ तक हमारा नॉर्मल चीज़ हो गई। इसके बाद एक पॉइंट और आता है इधर, वो आता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो चीज़ों का इफेक्ट साथ में आ रहा है, मतलब वहाँ पे इक्विटी भी बन रहा है, वहाँ पे लायबिलिटी भी बन रहा है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे चीज़ों को बोलेंगे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे एग्जांपल लेके अगर अपने बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशू करें और वो रिडीमेबल नेचर के हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट दोगे, वो तो कैश में जाएगी, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। डिबेंचर्स है, उसके ऊपर जो प्रिंसिपल पे होगा, तो रिडीमेबल है तो पैसा जाएगा ही जाएगा, तो वो भी लायबिलिटी हो गई। तो मान के चलो आपने डिबेंचर्स इशू करे पर कन्वर्टेबल नेचर के इशू करे, ठीक है, और कन्वर्टेबल भी कंपलसरी कन्वर्टेबल है, तो उसके केस में क्या हो रहा है कि भाई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इक्विटी में। तो अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक क्या हो गया? इंटरेस्ट वाला पोर्शन आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, इक्विटी वाला पोर्शन आपके लिए आपके लिए इंटरेस्ट वाला पोर्शन आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया, और प्रिंसिपल वाला पोर्शन आपके लिए इक्विटी हो गया। इधर फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है, इक्विटी भी है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बोल सकते हैं। आपने क्या करा है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए। अगर रिडीमेबल है तो डिविडेंड की बात आ रही है, आपकी मर्जी है देना नहीं देना, मतलब आपकी इच्छा है ना, आप कैश दो मत दो, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का अगर डिविडेंड है तो आपके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि उधर आप मना कर सकते हो पैसा देने के लिए। पर अगर डिविडेंड है वो मैंडेटरी नेचर का है, तो उसमें पैसा जाएगा ही जाएगा, तो वो क्या हो गया? फाइनेंशियल लायबिलिटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रिंसिपल भी जाएगा ही जाएगा, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल लायबिलिटी। पर अगर हम बात करने जाएँ कन्वर्टेबल है और कंपलसरी कन्वर्टेबल है, तो डिविडेंड अगर मैंडेटरी डिस्क्रिमिनेटरी आप वहाँ से चूज़ कर लोगे, पर प्रिंसिपल के लिए बात करें तो वो कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएगा, और किस में हो जाएगा? इक्विटी में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी भी आ गया, इक्विटी भी आ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कन्वर्टेबल है पर कुछ भी डिबेंचर या प्रेफरेंस कुछ भी मान लो, ठीक है, और जो ऑप्शन है ना वो होल्डर के पास है। होल्डर मतलब जिसने लेके रखा है अपने पास, ठीक है। तो अब मान के चलो आपने इशू करा, ऑप्शन सामने वाले के पास है, तो क्या आप उसको मना कर सकते हो क्या कि मैं पैसा नहीं दूंगा अगर वो पैसा मांगने आएगा? तो नहीं, आप मना नहीं कर सकते, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके केस में इंटरेस्ट भी आपके लिए क्या हो गई? फाइनेंशियल लायबिलिटी। प्रिंसिपल भी आपके लिए क्या हो गई? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो मान के चलो जो ऑप्शन है ना वो इशूअर के पास है, आपके पास ऑप्शन है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप मना कर सकते हो। तो उसके केस में इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गई? तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इक्विटी आपके लिए क्या हो गई? प्रिंसिपल आपके लिए क्या हो गया? तो वो हो गया इक्विटी, क्योंकि आप मना कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पूरा सिंपल से ये टॉपिक्स थे जो इसमें बोले हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, और वो ये था कि मान के चलो आपको इनकम हो रहा है, तो अगर आपको फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल लायबिलिटी से रिलेटेड इनकम हो रहा होगा तो वो P&L में जाएगा, और इक्विटी से रिलेटेड इनकम हो रहा होगा तो वो इक्विटी पोर्शन में ही जाएगा।